धन्यवाद उपसभापति महोदय। हमारा भारत का संविधान, हम बहुत उस पर गर्व करते हैं और विश्व के सभी संविधानों के तुलना में एक बहुत ही उम्दा संविधान हमारे देश में जो परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने बनाया और बड़ी गंभीर चर्चा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुई, कई दिनों तक चर्चा हुई, उसके बाद ये संविधान हमारे देश ने अपनाया। लेकिन परसों शाम को जैसे हम पार्लियामेंट से बाहर निकलते एक जर्नलिस्ट ने अपना कैमरा सामने रख दिया, माइक, बताइए ये अभी संविधान में संशोधन होने जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या विचार है। मैंने कहा कि अभी हमने टीवी में देखा कि संविधान का संशोधन होने वाला है, ये रिजर्वेशन 10% देने वाले हैं। अभी तक न हमारे लोकसभा के सांसद को मालूम है, न और किसी सांसद ने देखा है, और उसके बाद आप हमको कहते हैं कि इसके ऊपर आप टिप्पणी करिए। उसके बाद कल अखबार में पढ़ने मिला, शायद आज के अखबार में भी है, कि कैबिनेट को भी मालूम नहीं था कि ये संशोधन होने वाला है। तो हमेशा किसी का पता था। और इसीलिए एक जल्दबाजी में कई लोगों ने कहा, इसलिए दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जल्दबाजी में रविशंकर जी, आप हमारे साथ परसों एक कार्यक्रम में थे, तब तक आपको भी शायद खाली उसकी सुर मिली होगी, कैबिनेट का एजेंडा पता ही नहीं होता, और इसीलिए बड़े जल्दबाजी में ये हम क्यों कर रहे हैं। 4 साल 8 महीने के बाद ये चुनाव, और आपको भी मालूम है क्योंकि ये पास करने के बाद इसका सही इफेक्ट या दुर्इफेक्ट ये कैसा होगा, ये तो चुनाव के बाद ही लोगों को समझने वाला है। खैर, अब ये कई चीजें, अभी तो हमने सुना है कि अगले 2 महीने में बहुत सारी चीजें अभी एक एक करके इस तरह से लोगों के सामने और कुछ ऐसे जुमले आने वाले हैं। खैर ठीक है, जहां तक सामाजिक न्याय का सवाल है, इस देश में कोई इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि हमको सामाजिक न्याय इस देश में बरकरार रखना पड़ेगा और समय समय पर जो भी कुछ आवश्यक होगा वो करना होगा। पहले हमारे संविधान में केवल SC ST का प्रावधान था, उसके पश्चात मंडल कमीशन के बाद हमने OBC का उसमें प्रावधान किया। अलग अलग राज्यों ने भी अपने अपने राज्यों की परिस्थितियों को देखते हुए वहां पर भी उन्होंने संशोधन किया। और मुझे एक बात यहाँ पर विशेष करके कहना है, और जहाँ तक SC का सवाल है, ST का सवाल है, हमारे नेता शरद पवार जी है, इसलिए मुझे अचानक ये बात याद आई कि महाराष्ट्र में औरंगाबाद में मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी एक है, और वो मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नामांतर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर यूनिवर्सिटी होना चाहिए, उसके लिए बड़े दिनों तक आंदोलन चले। आठवले जी यहाँ बैठे नहीं है, नहीं तो वो सब लोग उस टाइम पे उस मूवमेंट के बड़े हिस्सेदार थे। और इतना महाराष्ट्र में एक विरोध था और सवर्ण जाति के लोगों का कि नहीं, ये यूनिवर्सिटी का नामांतर हम नहीं होने देंगे। कई गोलियां चली, कई लाठियां चली, कई लोग अंदर हुए, कई शहीद हुए, और इसके बावजूद उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो आज यहां बैठे हैं शरद पवार जी थे। उन्होंने कहा, और कई हमारी पार्टी के सारे लोग, उस टाइम हम कांग्रेस पार्टी में थे, सारी पार्टी के लोगों ने कहा कि ये अगर हम नामांतर को अगर हम स्वीकार करेंगे तो यहां पर हम हमेशा के लिए साफ हो जाएंगे। शरद पवार जी, मुझे याद है महाराष्ट्र की असेंबली में उन्होंने स्टेटमेंट किया कि अगर मेरी सत्ता जाएगी तो भी चलेगा, लेकिन मैं ये नामांतर करके रहूंगा क्योंकि सामाजिक न्याय इस देश में बहुत आवश्यक है। उन्होंने नामांतर किया। आप भी जाधव साहब, आप भी महाराष्ट्र के, आपको भी ये बात का जानकारी है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि जिस तरह से सामाजिक न्याय के बारे में इस देश में समय समय पर ऐसे महानुभाव भी उठकर आए हैं जिसके वजह से आज हमारा देश बरकरार रहा है। और इसीलिए रामविलास जी, आप जो कह रहे हैं कि सवर्ण जाति के लोगों ने
पिछड़ी जाति के लोगों को संभालने का काम किया, उसका जीता जागता उदाहरण यहां आपके बगल में ही बैठे हैं। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ठीक है, जैसे समय समय पर आज ये भी आवश्यकता है कि इस देश के कई ऐसे आर्थिक दृष्टि से दुबले लोग हैं जो स्वर्ण जाति के हैं, इतर जाति के हैं, जिनको भी आज किसी न किसी मायने में उनको भी कुछ मदद की आवश्यकता है। और ये आज का खास करके यूथ जो है, जो आप कहीं भी जाइए, यूनिवर्सिटीज में जाइए, कहीं भी और जगह जाइए, सभी हम लोग सांसद हैं, हमारे घरों में भी लोग रोज नौकरी मांगने के लिए आते हैं। कई ऐसे भी लोग होते हैं, हमें दिखते हैं कि ये बहुत पीड़ित है, गरीब है, इसको मदद की जरूरत है, लेकिन हम मदद नहीं कर पाते, सरकार भी नहीं कर पाती। और इसलिए उस दृष्टि में अगर आपने वो दृष्टिकोण को अगर रखकर आपने ये आरक्षण लाने का काम अगर किया तो हमें खुशी हो। लेकिन आपने ये आखिर वक्त पे 2 महीने जब चुनाव के बाकी है तब आपने लाने का काम किया है। इसलिए बहुत सारे लोगों ने जो अपनी अपनी भावना अलग तरीके से व्यक्त की है, शायद आपको वो समझ में आ रही है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जैसे आप आरक्षण की अभी आपने, क्योंकि कई वकीलों ने बोला है इसलिए मैं वो वकालत की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन इंदिरा साहनी का जजमेंट को बार बार दोहराया जाता है और ये कहा जाता है कि 50% की मर्यादा का उल्लंघन करना ये संभव नहीं है। मुझे ये बताइए कि ये 10% आप जो बढ़ाने जा रहे हैं, संशोधन संविधान में करके ही कर सकते हैं, ये आपको समझ में आ रहा है। फिर आपकी महाराष्ट्र की सरकार 66%, 16% मराठा को आरक्षण जब देती है तो उनको ये जजमेंट और संविधान को बदलने की जरूरत नहीं समझ में आती है। मुझे आपकी सरकार है, जरा इसका हमको बताइए कि या तो वो जुमला है, लॉलीपॉप है, या वो क्या है, जरा समझा दीजिए। अगर आपको यहां पर संविधान बदलना जरूरी है, आपने ही कल का भाषण मैंने टीवी पे सुना, आप दोनों का सुना, और आप दोनों ने ये बात दोहराई कि संविधान को बदले सिवा हम ये अधिक आरक्षण नहीं दे सकते। तो फिर आपकी सरकार महाराष्ट्र में 16% मराठा को आरक्षण देते वक्त ये बात को कैसे भूल गई? ये आपने शायद उनको या तो हिदायत नहीं दी, या तो हमारे वहां के बेचारे मराठा, वो भी जो स्वर्ण है, उनको अब आप समझा देंगे, ये 10% में आप भी उसमें समावेश हो जाएंगे। पहले राजस्थान में यही किया था, राजस्थान में भी वही, सभी जगह वही। प्रफुल्ल पटेल जी, तो फिर ये प्रफुल्ल पटेल जी, आपका समय समाप्त हो चुका है। तो अभी वो तो 6% और कम समाप्त करना कीजिए। पड़ेगा। दो यार। Only 5 minutes. नहीं, अरे जी, No, इतना- your party time is over. Sir, That is what I am telling you. सर, I am अभी reminding you. देखिए, अभी ये हमको ऐसे बंधनों में मत डालिए। मैं आपको सिर्फ रिमाइंड किया हूँ कि आपके पार्टी के समय समाप्त हो चुका है। मैं 2-3 मिनट ठीक है, 2 मिनट। 2-3 मिनट ठीक बोल रहे हैं। अभी हमारे, मैं महाराष्ट्र की, क्योंकि मैं थोड़ा इजीली समझा सकता हूं 1-2 चीजें, इसलिए कह रहा हूं। अभी ये हम लोग SC, ST, OBC, अभी ये नया ये EBC, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, हाँ, अभी ये EBC आ गया। अभी आपने कहा कि ये सब लागू होगा 8 लाख की मर्यादा तक, और या तो 5 एकड़ भूमि होना चाहिए। 8 लाख की मर्यादा दिल्ली और मुंबई वाले के लिए तो मैं समझ सकता हूं कि उसको 8 लाख में अपना घर चलाना मुश्किल होता है सालाना, मगर गांव में 8 लाख रुपया मायना रखता है। 8 लाख मायना रखता है। 8 लाख मतलब करीब 70,000 रुपया महीने की आमदनी अगर कोई गांव में, इस देश के गांव में, उड़ीसा के, उत्तर प्रदेश के, या इवन महाराष्ट्र के गांव में कोई अगर कमाता है, तो इसको EBC में पूरी तरह से हम समावेश करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपको सोचना चाहिए। दूसरी बात, आपने 5 एकड़ भूमि की कही। 5 एकड़ भूमि, हरियाणा की 5 एकड़ भूमि और उड़ीसा की 5 एकड़ भूमि में फर्क नहीं है, उसकी पैदावार और उपज में फर्क नहीं है। तो ये जल्दबाजी में करने के बजाय अगर आपने हमारे साथ में चर्चा करके स्टैंडिंग कमेटी, सिलेक्ट कमेटी कुछ भी करते, नोटिफिकेशन तो कम से कम ये बातें, अहमद भाई ठीक कह रहे हैं, फिर तो नोटिफिकेशन आ जाता तब तक। तो इसलिए आप नौकरी की, अभी कई लोगों ने कहा, इसलिए मैं दोबारा नहीं कहूंगा, लेकिन मैं भी सार्वजनिक उपक्रम, पब्लिक एंटरप्राइजेस विभाग का मैं भी मंत्रालय मैंने भी संभाला है, और वहां के आंकड़ेवारी कितने आप लोगों ने जॉब्स को क्रिएशन किया है,
कितनी है पिछले 5 साल में जॉब्स बढ़ी है या घटी है, इसके बारे में आप मुझे बताइए। प्रधानमंत्री जी का एक मैंने इंटरव्यू पढ़ा, देखा भी था टीवी पर, कि पकोड़े बेचो तो भी उसको एम्प्लॉयमेंट मानते हैं, खुशी की बात है। लेकिन ये फिर आप रिजर्वेशन देंगे किसके आधार पर? जब नौकरी ही नहीं होगी तो फिर वो पकौड़े वाले को तो रिजर्वेशन लागू नहीं होने वाला है ना, शायद मैं समझता हूं। तो इसीलिए नई जो नौकरियां है नहीं, मैं महाराष्ट्र का हमारा एक उदाहरण देता हूं, क्योंकि 4 लाख देश का आंकड़ा किसी ने बताया था। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया मेगा भर्ती करने वाला हूं। कब? मेगा भर्ती 5 साल में पहली बार। हमने बोला बहुत बढ़िया बात है। आंकड़ा आया 72,000 पूरे स्टेट में 5 साल में मेगा भर्ती महाराष्ट्र की सरकार कर रही है। अब 72,000 लोग 5 साल में एक बार आप भर्ती करोगे और उसको आप मेगा भर्ती कहोगे, तो आपके इस देश 130 करोड़ की आबादी के देश में आप 50% को भी अगर स्वर्ण समझे 10% उसमें से देने जाएंगे तो कितने लोगों को आप नौकरी देने वाले हैं, इसका भी आप जरा हम लोगों को आंकड़ा समझाने की कोशिश करिए। और अंत में मैं कहूंगा, मैं ज्यादा, अब आप बार बार घंटी ना दबाएं। नहीं, बार बार नहीं दबाएं, लेकिन आपका समय समाप्त हो चुका है। ये एजुकेशन में भी आपने कहा कि एजुकेशन में भी ये एडिड और अनएडिड को लागू होगा, एडिड और अनएडिड को लागू होगा। बताइए मुझे, एडिड कॉलेजेस, अब आजकल अनएडिड ज्यादा हो गए। अनएडिड की संख्या में अगर आप कहीं भी जाइए, आज छोटे छोटे गांव में सीबीएसई की स्कूलें हुई, उसकी क्या है, उसकी कितना वहां पर फी लगती है। प्राइवेट कॉलेजेस अब सब जगह होने लग गए, वहां पर कितनी फी लगती है। ये पैसा वो कितना भी वो आप ईबीसी वाले को दोगे, ही कैन नॉट अफोर्ड इट। आप उसको रिजर्वेशन एडमिशन में दे सकते हो, लेकिन उसकी पैसे की, उसकी फी भरने की औकात है क्या? ये आपने कभी उसमें सोचा ये बिल में कि ये उनको किस तरह से मदद करेंगे? ओबीसी की स्कॉलरशिप पिछले 2-2, 3-3 साल से लोगों को नहीं मिली है। कई राज्यों के आप हिसाब लीजिए, महाराष्ट्र का मैं पक्का आपको ऑथेंटिकेट करके कह सकता हूं कि पिछले 2 साल में ओबीसी की 1 रुपया स्कॉलरशिप किसी को मिली नहीं है, एससी एसटी की नहीं मिल रही है। और आप एक बाजू कह रहे हैं कि इस तरह से हम एडिड और अनएडिड कॉलेजेस में हम आप लोगों को इसमें प्रावधान देंगे, इसमें एडमिशन। और इसीलिए ये जो भी आपने ये पूरा जो किया है, जल्दबाजी में किया है। अब ये जो स्वर्ण में भी कुछ जाति, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, जो थोड़ी एडवांस्ड होती है, कल्चरली एडवांस्ड होती है, क्या उन्हीं के लिए ये लाभ देने के लिए है? एडवांस जो स्वर्ण में कई ऐसी जातियां हैं जो एक्चुअली पिछड़ी हैं, मगर वो किसी भी तरह से कोई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी के दायरे में नहीं आई है, लेकिन आज भी आर्थिक दृष्टि से बहुत सारी पिछड़ी ऐसी जातियां हैं, उनको आप ये कल्चरली जो एडवांस्ड है सो कॉल्ड स्वर्णों में, उनसे इनका रक्षण कैसे करेंगे, ये आपने कोई इसमें प्रावधान किया नहीं। और इसीलिए कृपया करके हम लोग इसको समर्थन जरूर कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में हम चाहते हैं कि आप ये सारी चीजों का गंभीरता से विचार करें, वरना ये स्किल बॉर्न बेबी होगा, ये नॉन स्टार्टर होगा आपका ये पूरा ईबीसी का कंसेशन। नहीं, लेकिन नहीं, परंतु आप इसमें जरूर ध्यान देंगे, ऐसी मैं विधि मंत्री से और सोशल जस्टिस मंत्रालय से मैं निवेदन करता हूं। धन्यवाद। और क्योंकि इस देश के ऐसे कई करोड़ों करोड़ जवान जो आज अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उनको मौके नहीं मिलते हैं, उनको मौका मिले, एक छोटी शुरुआत क्यों ना हो, इसलिए हम इस बिल का समर्थन करते हुए मैं अपना स्थान लेता हूं। धन्यवाद।